जय हिंद बच्चों, महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 फिज़िक्स सेकंड चैप्टर हिंदी माध्यम के अंतर्गत वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव के डेरिवेशन को करेंगे और ये डेरिवेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, बोर्ड के एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक। और इसको शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सकें, फिजिक्स के अच्छे जानकार हो सकें। चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब शुरू करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। और देखें, हम मान लेते हैं कि कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके ए सिरे पर -q कूलाम का आवेश और बी सिरे पर +q कूलाम का आवेश है। वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2a है। वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है और O से थीटा अंश का कोण बनाता हुआ कोई बिंदु P है जहां वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव की गणना करनी है। इसके लिए ये जो धन आवेश और ऋण आवेश, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से हमें बिंदु P की दूरी देखनी है। हम मान लेते हैं कि +q कूलाम के आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी r1 और -q कूलाम के आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी r2 है। एक बात आपको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर ये जो थीटा है ये न्यून कोण है, यानी 90 अंश से छोटा है, और इधर वाला जो कोण होगा पूरा कोण 180 अंश का होगा। तो ऊपर का कोण अगर थीटा हो जाएगा तो नीचे 180 माइनस थीटा हो जाएगा, यानी ऊपर वाला कोण अगर न्यून कोण हो जाएगा तो नीचे वाला कोण अधिक कोण हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि +q कूलाम के आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न होने वाला वैद्युत विभव V1 है और यह दूरी r1 है। -q कूलाम के आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न होने वाला वैद्युत विभव V2 है और यहाँ से यह दूरी r2 है। तो चलिए, आपको पता है कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है। हम इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो अगर हम यहाँ से V1 का प्रयोग करेंगे तो ये R1 हो जाएगा, और इसी तरह से अगर हम यहाँ V2 लिखें तो V2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q/R2। याद रखे रहिएगा, V1 +q कूलाम के आवेश के कारण उत्पन्न हुआ इसलिए ये पॉजिटिव होगा, और V2 - q कूलाम के आवेश के कारण उत्पन्न हुआ इसलिए ये निगेटिव होगा। अब अगर हम बिंदु P पर उत्पन्न होने वाला संपूर्ण विभव भी ज्ञात करना चाहें तो V हो जाएगा V1 + V2। तो फिर देखिए क्या मिलेगा, V की वैल्यू रख देंगे। V1 देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R1, और V2 की वैल्यू अगर आप रखते हैं तो V2 की वैल्यू माइनस है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R2। अब इन दोनों में से देखिए कुछ कॉमन मिलता है आपको, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ मिलेगा आपको 1/R1 - 1/R2। अब चलें ज़रा ध्यानपूर्वक देखें। अब हम यहाँ से R1 और R2 की वैल्यू नोट करेंगे। पहले देखिए 1/R1 की वैल्यू निकालेंगे, 1/R2 की वैल्यू निकालेंगे, और निकाल करके हम यहाँ पर रखेंगे। इसी फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। ध्यान दीजिए, तो ये R1 जो है परिणामी है, रिजल्टेंट है। देखिए
यह दूरी, यहाँ से यह दूरी a है, यहाँ से यह दूरी r है, यहाँ से यह दूरी r1 है। तो हम यहाँ से r1 की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। इसी फार्मूले में हम थोड़ा सा इंटरचेंज कर देंगे। देखिए यहाँ से r1 स्क्वायर की वैल्यू अगर हम निकालते हैं, ये r1 स्क्वायर की वैल्यू हम निकालते हैं तो ये है r, तो r स्क्वायर, और ये है a तो हो जाएगा a स्क्वायर, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2ra cos थीटा हो जाएगा। वही फार्मूला, उसी फार्मूले पर हमने रखा है। ये जो बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम है, बलों के समांतर चतुर्भुज वाले नियम पर ही हमने रखा है। अब यहाँ से अगर हम देखें r1 स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम इसमें से r कॉमन ले लें, r नहीं बल्कि r स्क्वायर कॉमन ले लें, क्योंकि हम r के रूप में इस फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे। चलिए अगर यहाँ से r स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं तो देखें क्या मिलेगा, ये तो 1 हो जाएगा और ये a स्क्वायर अपान r स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें ये r स्क्वायर कॉमन लेने का मतलब r स्क्वायर से अंदर डिवाइड करना, तो यहाँ r स्क्वायर से डिवाइड किए हैं 1 हुआ, यहाँ r स्क्वायर से डिवाइड किए हैं a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और यहाँ r स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक r से r कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2a अपान r cos थीटा। ये हो गया r1 स्क्वायर की वैल्यू। अब हम आपको बता दें कि देखें r की तुलना में a अपान r बहुत ही छोटी राशि होती है। a अपान r बहुत ही छोटी राशि होती है, और देख रहे हैं कि यहाँ a स्क्वायर और यहाँ r स्क्वायर है, यानी a अपान r का स्क्वायर है। तो a अपान r ऐसे ही बहुत छोटी राशि होती है, इसका स्क्वायर कर देंगे और भी छोटा हो जाएगा, और अगर छोटा हो जाएगा तो फिर देखिए क्या मिलता है, r1 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, a स्क्वायर अपान r स्क्वायर बहुत छोटी राशि, इसको हमने निगलेक्ट कर दिया है। तो फिर ये मिला 1 माइनस 2a अपान r, और ये हो जाएगा cos थीटा। तो ये तो r1 स्क्वायर की वैल्यू है। अब अगर मान लीजिए हम यहाँ से r1 की वैल्यू निकालें, चलिए r1 की ही वैल्यू निकालते हैं, तो r1 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये देखिए स्क्वायर बराबर के दूसरे तरफ चला जाएगा, तो स्क्वायर देखिए स्क्वायर जब बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा r स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2a अपान r और cos थीटा। तो अब एक स्टेप और हम आगे बढ़ रहे हैं, तो r1 इक्वल टू r स्क्वायर का वर्गमूल ले लेंगे, तो r स्क्वायर का वर्गमूल r हो जाएगा, और ये है 1 माइनस 2a अपान r cos थीटा। और देखिए करड़ी का मतलब घात 1/2 होता है, यहाँ पे हम घात कर दिए 1/2। तो ये वैल्यू निकली है r1 की, लेकिन हमको ज़रूरत है 1 अपान r1 की, हम इसका रिवर्स कर देते हैं, 1 अपान r1 की वैल्यू निकल जाएगी। तो चलिए रिवर्स कर रहे हैं, r1 इक्वल टू, इतनी चीज़ तो क्लियर है आप लोगों को ना। अब हम यहाँ से 1 अपान r1 की वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए 1 अपान r1 की वैल्यू क्या निकल रही है, ये 1 अपान r1 इक्वल टू, पूरे का हम रिवर्स कर दे रहे हैं, तो ये मिल जाएगा आपका, देखें 1 अपान r हो जाएगा, और ये है 1 माइनस 2a अपान r, और ये है cos थीटा। अब 1/2 के जगह पे माइनस 1/2 हो जाएगा, क्योंकि हमने रिवर्स कर लिया है। ये मैं आपको रफ वर्क करके वैल्यू निकाल रहा हूँ। अब इसके बाद ज़रा ध्यानपूर्वक देखें, अब हम थोड़ा सा इसको सॉल्व भी कर लेंगे, और सॉल्व करें तो फिर देखें कि क्या मिलेगा। तो ये स्टेप, इसके बाद वाला स्टेप हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। 1 अपान r1 की वैल्यू आप निकालेंगे तो 1 अपान r, और देखिए यहाँ पर द्विपद प्रमेय, क्लास 11th में आपने मैथ में द्विपद प्रमेय पढ़ा है। द्विपद प्रमेय बाइनॉमियल थ्योरम का यूज़ होगा, और द्विपद प्रमेय में देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है,
और ये इसका पावर है। देखिए हम क्या करते हैं, कुल मिलाकर के शॉर्टकट में हम आपको बता देते हैं कि द्विपद प्रमेय को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये 1/r, देखिए जो पहला वाला टर्म है जैसे है उसको वैसे ही रहने देते हैं, जो दूसरा वाला टर्म है दूसरे वाले टर्म को भी है जैसे वैसे ही रहने देते हैं। ये हो जाएगा 2a/r cos थीटा, और यहाँ पर माइनस था। और देखिए ये जो पावर होता है ना, इस पावर को चिन्ह के साथ बीच में ला देते हैं। ये जो पावर है इसको चिन्ह के साथ बीच में ला देंगे तो देखिए यहाँ माइनस है और इनटू ये हो जाएगा -1/2। मैं यहाँ 2 लिख दे रहा हूँ। ये जो देखिए पहला वाला टर्म जैसे था वैसे ही है, दूसरा वाला टर्म माइनस साइन के साथ था, और फिर ये जो पावर था -1/2 था तो यहाँ माइनस ला दिए और नीचे 2 ला दिए। तो अब इस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/r1 इजकल टू 1/r, और ये हो जाएगा आपका 1, और माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये हो गया आपका a/r cos थीटा। तो याद रखे रहिए ये 1/r1 की वैल्यू निकली। इसी तरह से हम 1/r2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पूरा हम सॉल्व नहीं करेंगे, एक तरह से ये जो पूरा वर्क हो रहा है ये रफ वर्क हो रहा है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि ये कैसे वैल्यू निकल रही है। तो हमें उम्मीद है कि 1/r1 की वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी कि ये 1/r1 की वैल्यू 1/r1 प्लस a/r cos थीटा कैसे आया है। तो अब जो है अगर इसी तरह से हम R2 की वैल्यू निकालें, या ऊपर लिख दे रहे हैं, अगर इसी तरह से 1/r2 की वैल्यू निकालेंगे तो एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ माइनस था तो सॉल्व किए थे तो प्लस आ गया, जब अधिक कोण लेंगे तो प्लस होगा और सॉल्व करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 1/r2 इजकल टू हो जाएगा 1/r, और ये हो जाएगा 1 a/r cos थीटा। ये वैल्यू निकाली गई है, या इसको हम कह सकते हैं कि ये रफ वर्क किया गया है। तो यहाँ से 1/r1 की वैल्यू निकाली गई है और ये 1/r2 की वैल्यू निकाली गई है। अच्छा देखिए, अगर r2 की वैल्यू निकालते तो आप क्या करते हैं? अगर R2 की वैल्यू निकालते, देखिए ये A है, ये R है, ये R2 है, तो अगर आप R2 की वैल्यू निकालते तो R2 का स्क्वायर इजकल टू A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और चूंकि अधिक कोण है तो प्लस हो जाता, 2RA cos थीटा हो जाता। और जैसे सॉल्व करके हमने R1 की वैल्यू निकाली है वैसे ही सॉल्व करके आप R2 की वैल्यू निकालते, तो जब माइनस था तो सॉल्व किए तो प्लस हो गया, तो अगर उसी तरह से प्लस होगा तो सॉल्व करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब ये जो 1/r1 और 1/r2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अब इसको हम यहाँ रखेंगे और रख करके देखेंगे कि क्या मिलता है। v इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, और 1/r1, 1/r1 की वैल्यू मैं रख रहा हूँ, ये है 1/r और 1 प्लस a/r cos थीटा। अब इसी तरह से हाँ, इसी तरह से जो है अब दूसरी वाली वैल्यू हम यहाँ रखें, तो दूसरी वाली वैल्यू रखेंगे, देखिए 1/r2 की वैल्यू रख रहे हैं, या माइनस हो जाएगा 1/r, और ये हो जाएगा 1 माइनस a/r cos थीटा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और देखिए ये हो गया आपका v इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम ये q तो बाहर है ही है, 1/r यहाँ भी है, 1/r यहाँ भी है, दोनों में से 1/r हम बाहर निकाल लेते हैं, तो 1/r यानी q/r हो जाएगा। और फिर देखिए क्या मिलेगा यहाँ, 1 प्लस a/r cos थीटा, और फिर
ये 1/r निकल चुका है, 1/r हमने कॉमन ले लिया है, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस हो जाएगा -1, और फिर माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा a/r cos थीटा। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और फिर देखिए क्या मिल रहा है, v = 1/4πε0, ये हो गया q/r, और ये देखिए आप a/r cos थीटा प्लस a/r cos थीटा, ये हो जाएगा 2a/r, और ये हो जाएगा cos थीटा। ये क्लियर है ना, a/r cos थीटा प्लस a/r cos थीटा 2a/r cos थीटा हो जाएगा। आपको हमने बताया था कि दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर ये हो जाएगा v = 1/4πε0, और फिर यहाँ देखें क्या मिल रहा है, ये है q × 2a, यहाँ ध्यान दीजिएगा q × 2a के जगह पे हम p कर देंगे, और इसके बाद ये r × r² हो जाएगा, और फिर ये हो गया cos थीटा। तो ये मिला हम लोगों को फार्मूला वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का ये व्यंजक मिला। अब इसको आप ध्यान में रखे रहेंगे तो ये तो मेन फार्मूला मिला वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक। अब इसी में एक स्थिति आती है अक्षीय स्थिति और दूसरी स्थिति आती है निरक्षीय स्थिति। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ कर रहा हूँ, सपोज कीजिए आपको अक्षीय स्थिति निकालनी है, अक्षीय स्थिति जिसको हम अनुदैर्ध्य स्थिति कहते हैं। तो अक्षीय स्थिति में थीटा की जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री होती है। जब भी अक्षीय स्थिति होगी, अक्षीय स्थिति को हम अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं, तो अनुदैर्ध्य स्थिति में थीटा की जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री होती है। और देखिए 0 डिग्री कर रहे हैं, फार्मूला क्या मिल रहा है, v = 1/4πε0, और ये है आपका p/r² का 0 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ 1 रख दिए तो v = हो गया 1/4πε0 p/r²। आप चाहें तो इसकी वैल्यू भी रख सकते हैं, 1/4πε0 की वैल्यू आपको पता है, ये 9 × 10⁹ ये हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, तो v = हो जाएगा 9 × 10⁹ p/r²। तो यहाँ देखें ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले की सहायता से आप देख रहे हैं कि अगर आपको P का मान मालूम है, P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और R क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल r वह दूरी है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो अगर हमको P की वैल्यू ज्ञात हो, R की वैल्यू ज्ञात हो, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कर सकते हैं। अब दूसरी स्थिति आती है इसी में निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति को हम अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं या विषुवतीय तल भी कहते हैं। तीनों बिंदु, तीनों पॉइंट में से कोई भी पॉइंट आपसे कहा जा सकता है, आपसे निरक्षीय स्थिति पूछा जा सकता है, आपसे अनुप्रस्थ स्थिति कहा जा सकता है, या आपसे विषुवत तल पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव पूछा जा सकता है। तो इस स्थिति में थीटा की जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री होती है, और अगर थीटा के जगह पे हम 90 डिग्री कर दे, देखिए इस फार्मूले में, तो फिर ये हो जाएगा v = 1/4πε0, और ये हो जाएगा p/r², और ये हो जाएगा cos 90 डिग्री। आपको पता है कि cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, और cos 90 की वैल्यू जब 0 होगी तो ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार आपको याद रहना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में या
अनुप्रस्थ स्थिति में या विषुवत तल पर स्थित किसी बिंदु पर अगर आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना हो तो वैद्युत विभव शून्य होता है। आप इसको अच्छी तरह से दिमाग में रख के रहेंगे। ये कई बार बोर्ड के एग्जामिनेशन में ऑप्शनल क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति या विषुवत तल पर स्थित किसी बिंदु या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत विभव का मान कितना होता है। तो याद रखे रहिएगा वैद्युत विभव का मान शून्य होता है। तो इस प्रकार वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव के दोनों सूत्रों का डेरिवेशन हुआ है। एक ही डेरिवेशन के माध्यम से दोनों सूत्र निकाल दिए गए और हमें उम्मीद है कि ये डेरिवेशन आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप सभी लोग अच्छी तरह से अगर समझ में आया होगा आप सबको, तो आप वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नया वीडियो जब पड़े तो आपको उसकी सूचना मिलती रहे। और दूसरी चीज कि अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको हो तो कमेंट करके आप जरूर हमें बतावें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।